में फिर उनको ये लगता है कि हमारी दुनिया यहीं तक थी और खत्म हो चुकी है, तो उनका फिर लास्ट ऑप्शन वही होता है कि सुसाइड करना। और आप थोड़ा-सा बस वेट करिएगा भैया, आपको अभी एक यहाँ पे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है? बस आप थोड़ा-सा वेट करिएगा, लगभग 10 से 15 सेकंड में आप और चाहो तो वो दरवाज़ा चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लोर नहीं होगा, आराम से देखो। नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से देखिएगा। लाइफ एक्सपेरिमेंट भैया डरिएगा मत आप। ये अगर वो बच्चा 2-4 नंबर से सब रह रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई उसको ज़रूर पास करो। नमक खाएँगे हाँ, तो क्या? कभी नहीं हुई बच्चे के साथ। लेकिन अब जब बच्चे 3-4 नाइट की गोली रखते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तुरंत ज़बान पे टच कर लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा सुना होगा। पर कोई बच्चा इतना होशियार होता है, एक बच्चा ऐसा था वो स्टेपलर कर देता है नोट में, तो उसको अगर आप ऐसे हिलाओगे कापी को तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। तो ये बच्चे च्युइंगम लगा के उसको ऐसा चिपका देते हैं कि नोट तुम निकाल नहीं पाओगे। हाँ, तो अब कंपाउंड होते हैं, एक होता है पोटेशियम थायोसाइनेट और दूसरा एक होता है न्यूट्रल एफिसिएंसी फेरी क्लोराइड। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसमें सल्फर का एक कंपाउंड होता है FeCl3 हाँ, FeCl3 एक होता है आयरन क्लोराइड हाँ। और एक कंपाउंड होता है पोटेशियम थायोसाइनेट। तो दो कंपाउंड है, उसको फोर्सफुली अरे तुम्हारे इतने नंबर 720 में तुम्हारे 300 नंबर आए हैं, कैसे काम चलेगा, पढ़ो लिखो ये है। अब बच्चे के अंदर जब कैपेबिलिटी नहीं है सर और बच्चा जैसा नहीं होता है, तो वो पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आपका बच्चा अगर कह रहा है ITI मुझे करना है, हमें 4th क्लास की नौकरी लेना है या मुझे पॉलिटेक्निक करना है, डिप्लोमा करना है या मैं डी फार्मा बी फार्मा जो भी करना है, प्रैक्टिकल होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस, जिसमें हम लोग सोडियम को इधर-उधर कंपाउंड डाल के फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम उसको एक्सट्रैक्ट बना। आज हैं दोस्तों हमारे साथ केमिस्ट्री टीचर पंकज सर, जिन्होंने केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट को इतना इजी कर दिया है। उनका पढ़ाने का तरीका इतना इजी रहता है कि केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट को भी आज बच्चे एकदम इजी सब्जेक्ट समझते हैं। सर ने हमें केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जिनको शायद अगर आप जानेंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मुझे और मेरी टीम को कई प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। जिनमें मेजर प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि कई गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम अप्रोच करते हैं अपने पॉडकास्ट में आने के लिए, वो सिर्फ हमें इसलिए मना कर देते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ये वीडियो अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करके, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आगे आने वाले जो गेस्ट हैं वो सिर्फ हमको इस बात के लिए मना ना करें कि हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं। सो दोस्तों प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि हम आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए और आपको अवेयर रहने के लिए बेस्ट से बेस्ट गेस्ट को लाने का ट्राई करते रहें। एंजॉय द शो। सो मच सर कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में और इतना प्रीशियस टाइम आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला। अगेन आई हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दैट। पहला क्वेश्चन सर आपसे मेरा ये रहेगा कि केमिस्ट्री क्या है ना कि कई लड़कों को तो समझ में नहीं आती पहली बात तो। इतना टफ सब्जेक्ट है। जैसे मैं खुद की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री मुझे बहुत सब कम समझ में आता था कि ये इसमें कंपोनेंट मिला दो, ये एलिमेंट मिला दो तो ये बन जाएगा। फिर डर भी रहता था कहीं ये अगर हमने कुछ गलत क्वांटिटी में मिला दिया तो ब्लास्ट ना हो जाए। बिल्कुल। इतना ज्यादा टफ होने के बाद ये सब्जेक्ट आपने इस सब्जेक्ट को चूज किया और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया, कैसे किया आपने? बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपने इस चैनल पे बुलाया और मैं सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि मुझे केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ। सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है अपने गुरुओं का। तो हमारे जो स्टार्टिंग से अभी तक गुरु रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब बहुत ही अच्छे हैं और बहुत कुछ हमको जो है उन्होंने सिखाया भी है। तो एक्चुअली में केमिस्ट्री में मुझे कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ, हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एवरीडे लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। आप किसी भी फील्ड को उठा लीजिए, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो बायोटेक हो, हर एक फील्ड के अंदर केमिस्ट्री का योगदान है। तो जब मैं क्लास 12th में था, हमारे गुरुओं ने एक प्रैक्टिकल कराया और मुझे लगा कि मैथ जैसे है, मैथ में मेरी बहुत अच्छी रही है, फिजिक्स भी अच्छी रही है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री काफी पसंद रही है क्योंकि इतना अच्छा लगता है मुझे एक्सपेरिमेंट करना और उन चीजों को छोटी छोटी समझना, जिससे अब उसमें क्या है फिर धीरे धीरे करके मुझे केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पता चली। उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया था बीसी सेकेंड ईयर से। ओके। तो फिर जब मैंने बच्चों को वो चीज सिखाया तो बच्चे काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट उसमें लिए, तो मुझे लगा कि हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके कोई पाप नहीं किया है। फिर मुझे
केमिस्ट्री जो है आज मैं लगभग 10 से 12,000 बच्चों का मेंटोरशिप करता हूँ और मतलब काफी ऐसे कुछ यही जर्नी हमारी रही केमिस्ट्री को लेके। तो जैसे जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो हम्म तो वो सवाल मेरे समझ में आया। फर्स्ट इज कि जब आप केमिस्ट्री में जैसे सर आपके पढ़ाते थे, हम्म एक्सपेरिमेंट वगैरह कराते हम्म थे, तो कुछ मिसयूज वगैरह भी रही होंगी। जैसे हम लोग करते थे, अगर सर ने बोला कि इसको इतनी क्वांटिटी में ही डालना है, ज्यादा हम्म मत डालना है, हम्म तो हम लोग जब जाते थे लैब में ना, तो हम्म सोचते थे कि इसको डाल के देखते हैं क्या होगा आखिर। हम्म हमको समझ ही नहीं थी। हम्म, तो ऐसे कोई मिसयूज वगैरह भी रही होंगी। हाँ कैसे किस्से थे वो? सर वो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज मुझे पॉडकास्ट पे आपने बुलाया है तो अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल कर रहा था केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। तो हमारे टीचर ने कहा कि एक प्रैक्टिकल होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस, जिसमें हम लोग सोडियम को इधर उधर कंपाउंड डाल के फ्यूजन ट्यूब के अंदर हम उसको एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो एक्चुअली सोडियम में क्या होता है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो जंप करने की कोशिश करता है। तो इतनी बड़ी फ्यूजन ट्यूब होती है, तो उसमें हमने नीचे कंपाउंड भरा यूरिया का, बीच में हमने भरा सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा और ऊपर से फिर कंपाउंड भरा और उसको बहुत अच्छे से पेयर ऑफ टंग से पकड़ के गर्म करना होता था। अब वो बहुत तेजी से जंप करता था। तो एक बच्चा था मेरे सामने मैं मतलब क्लासमेट ही था। तो उससे हमने कहा कि भाई दूर रहना, और हमारे सर बता रहे थे इसको 45 एंगल पे रखो ऐसे, ताकि अपने भी आंख में न जाए और मान लो जंप भी करे तो दूर चला जाए। और वो बार बार क्या हो रहा था, वो हमारा क्लासमेट, वो पता नहीं क्या उसको पिंच लगी हुई थी, वो बार बार आके देखता, ऐसे देखता। ऐसे बात से। हाँ, और उसको क्या होता था सर, उसको रेड हॉट जब तक नहीं हो जाए वो ट्यूब कांच की, हम्म। तब तक उसको हम गर्म करते थे और उसके बाद फिर हम पोर्सिलिन डिश में उसको तोड़ते थे। तो हमने भी क्या किया, पता नहीं क्या हुआ कि हमने भाई उसको बर्नर पे जलाना स्टार्ट कर दिया। वो बार बार आंख लगा के ऐसे देख रहा था, अचानक से वो मेटल जंप किया और उसको आंख में लग गया। अब वो आंख की ये प्रॉपर्टी है कि तुरंत वो बंद किया, लेकिन वो थोड़ा सा उससे लग गया और वो कूदा कूदा घूम रहा। तो हमारे सर तुरंत आए, कह रहे क्या हुआ। अब उसको तुरंत फिर आइसोलेट किया गया लड़के को, फिर काफी हुआ, उसके बाद में डांट भी बहुत पड़ी। लेकिन उसके डांट बाद नहीं, में मार पड़ी हाँ, होगी। नहीं मार तो नहीं पड़ी थी क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है सर। यही कहने की बात है सर। जम के कुटाई होती है। मैंने भी बहुत खाई है कुटाई। तो ये किस्सा काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहा। और ये तो हमारा किस्सा था। अब मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो हमारे मैं एक टीचर स्कूल में पढ़ाता हूँ, नाम तो अभी नहीं लेना चाहूंगा। हाँ हाँ श्योर। तो वहाँ के जो बच्चे, एक मेरे पास सेक्शन था अभी 2023 का 12th A5, तो उसमें सब लड़के ही लड़के थे। तो हमने कहा कि इथेनॉल को हल्के से गर्म करके इसमें लेना है। अब इथेनॉल की फ्लेमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब वो क्या किया, जलाना स्टार्ट कर दिया भर के। अब वो इथेनॉल और पेट्रोल की तरह है फ्लेमेबल, और वो जलाना स्टार्ट कर दिया, इतनी तेज से जला, आसपास के सब लड़के सब कूदने लगे। तो हमने कहा कि यार जो चीजें ऐसी हैं फ्लेमेबल वाली या जो चीजें टॉक्सिक हैं, इन चीजों को बच्चों को कांटेक्ट में नहीं आने देना है। तो इस प्रकार से फिर हम अब डील करते हैं बच्चों को कि बच्चे सीखे भी, इंटरेस्ट भी लें और उनका कहीं लॉस भी ना हो, कहीं घर वाले ना आ जाएं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है लेना पड़ता है। मेजर प्राइम कंसर्न वही है कि घर वाले ना आ जाए हम्म इनके, ऐसा कुछ इनके साथ ना हो हम्म जाए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सर ऐसा ना रहता कि जहां तक मुझे लगता है, हम्म जब कोई भी प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमारे मन में उस, जैसे हमको उससे कोई नुकसान हो सकता है, हम्म उससे ज्यादा हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि इसको करने से क्या होगा ऐसा। हम्म मैंने भी कई सारे किए हैं हम्म उल्टे सीधे, कुछ हम्म नहीं बना। इनफैक्ट जो है प्रैक्टिकल हमारे ढंग के ही नहीं होते थे। अच्छा आप बताइएगा सर कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, आपने बताया कि हमारे गुरुओं का योगदान रहा, आपको लगता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको टीचर अच्छा मिल जाए तो आपको सब्जेक्ट बहुत पसंद में आएगा ही आएगा, मतलब समझ में आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हम्म, तो दिक्कत ये है कि आपको उस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं मिला। टीचर अच्छा नहीं मिला, हाँ। आप अभी पढ़ा रहे हैं, कितने तक बच्चों को पढ़ाते होंगे सर? अभी सर स्पेशली तो मैं क्लास 12 को डील करता हूँ, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे बीटेक वाले बच्चे हैं, बीएससी वाले बच्चे हैं, उनको भी डील करते हैं, लेकिन ऑफलाइन अभी मैं क्लास 12 के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। तो कैसी जा रही जर्नी अभी तक की? जर्नी सर बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब बच्चों को कुछ सिखाओ, देखो एक्चुअली में जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, उसमें से अगर मान लो हमारे पास 300 बच्चे हैं, तो उसमें से 30 बच्चे ऐसे होंगे जो चीजों को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ये केमिकल कंपाउंड रिएक्शन किया, ये कलर ऐसा आया। लेकिन उसमें से 270 अराउंड जो बच्चे होंगे, वो खाली मजे के लिए इसको कर रहे होंगे कि कलर आया बस कलर देखो, या ये प्रैक्टिकल हुआ बस खत्म। ये टीचर को परेशान नहीं हाँ, करना है। परेशान करो, केमिस्ट्री उनको नहीं समझना है, किस प्रकार से रिएक्शन, जैसे केमेनोफोर वाला टाइट्रेशन सर होता है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वही प्रैक्टिकल कराया जाता है। क्या रहता है उसमें? तो मेरी उस थोड़ी वीक है केमिस्ट्री, आप बताइए। तो उसमें क्या होता है, टाइट्रेशन करना होता है, दो कंपाउंड को लेना होता है, केमेनोफोर होता है, उसका मोहर साल्ट के साथ क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें पिंक कलर आता है, जब उसका हम टाइट्रेशन करते हैं, तो वो पिंक कलर बच्चे खाली दिखते हैं, उनको ये नहीं जानना है कि के एमएनओ4 को हम कैसे यूज किए हैं, ये के एमएनओ4 का
क्या प्रोसेस हुआ है, अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई है, कि केमिनोफोर को बोलते क्या है, उनको इससे मतलब नहीं। उनको खाली जो है ब्यूरेट का नॉब जो है ढीला करना है और उसके अंदर ड्रॉप वाइज डालना है और उसके बाद उनको कलर देखना है बस। तो बच्चे अब फिर उसके बाद सिखाना भी पड़ता है बहुत सारी चीजें कि भाई ये कैसे कलर आया, लेकिन बच्चे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। उसमें कुछ ही बच्चे होंगे वही समझेंगे कि इसमें क्या हुआ। जैसे केमिनोफोर है सर, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और उसको हम एक कॉमन नाम में जानते हैं रेड मेडिसिन। रेड मिर्ची। हाँ, ओके। है ना, सुना होगा आपने भी। तो उसका एक्चुअली कलर होता है पर्पल। अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, मेरे पास है भी। अच्छा, हाँ, ये अभी ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसको रेड मेडिसिन बोलते हैं। तो एक्चुअली उसका वर्क क्या होता है, बहुत अभी बच्चे तो केवल केमिस्ट्री में ही अपना कंपाउंड लगा के जो भी करते हैं, लेकिन उसका एक एवरीडे लाइफ में उसका यूज भी है। उसका काम क्या है कि जो फंगल इन्फेक्शन है उसको एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। जितने भी फंगल इन्फेक्शन है या जितनी भी स्किन डिजीज है, उसमें उसका काम किया जाता है। रेड मेडिसिन। हाँ, रेड मेडिसिन का आयरन की, मतलब आयरन को रिमूव करने के लिए उसका यूज किया जाता है, या जो भी पानी के अंदर अगर आयरन की मात्रा आ गई तो उसको हमें रिमूव करना मतलब किया जाता है। तो ये सारी चीजें उसमें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल हैं। तो अभी मैं उसको आपको भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। श्योर, ये वाला पार्ट हम लास्ट में रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो कम से कम पॉडकास्ट शूट हो जाए। हाँ हाँ। कुछ इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में हमको एक्सपेरिमेंट्स बताइए हम्म। जो मतलब समझ से परे हो हमारे। तो मैं ये बताना चाहूंगा सर, अभी मैं अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपनी रील एक डाला था। इसका नाम था फेक ब्लड एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हद से ज्यादा वायरल हुआ था। हम ये कहते हैं कि लखनऊ की 70% जनरेशन जो है, जिसके पास मोबाइल है, उसने देखा जरूर होगा। उसमें हम क्या करते हैं, एक चाकू से अपना हाथ काटते हैं। ठीक है, तो लगता ऐसे है कि रियल कटा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन होती है। कैसे? जैसे कि सर उसमें क्या होता है ना, हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं। एक होता है पोटेशियम थायोसाइनेट और दूसरा एक होता है न्यूट्रल FeCl3 फेरिक्लोराइड। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसमें सल्फर का एक कंपाउंड होता है। FeCl3। हाँ, FeCl3 एक होता है आयरन क्लोराइड, हाँ। और एक कंपाउंड होता है पोटेशियम थायोसाइनेट। तो दो कंपाउंड होते हैं उसमें। थायो का मतलब सल्फर कंपाउंड है, तो सल्फर को डिटेक्शन करने के लिए हम लोग FeCl3 टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम पोटेशियम थायोसाइनेट में FeCl3 मिक्स करते हैं, दोनों व्हाइट कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट पानी की तरह, जैसे मिक्स करते हैं तो तुरंत ऐसा लगता है कि हम कट गए, एकदम रियल ब्लड की तरह तुमको लगेगा। ओके। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री का जो है एक्सपेरिमेंट है। ये जो मूवीज वगैरह में ब्लड आता है, हाँ, शायद वही होगा। हम लोग रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई पूरी जानकारी के बिना ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो पोटेशियम थायोसाइनेट, सर आपने नाम सुना होगा कि जो आतंकवादी होते हैं साइनाइड की गोली रखते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तुरंत जबान पर टच कर लेते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा सुना होगा। हाँ, मैंने सुना। ये रेफरेंस आप कहाँ से दे रहे हैं वो भी मुझे पता हाँ, है, तो साका वाली मूवी का दे रहे हाँ हो। ठीक है, तो वो टच कर लेते हैं। तो अभी हमने नाम लिया उसका पोटेशियम थायोसाइनेट, तो उसके अंदर भी साइनाइड फ्री आयन है। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने उसको चाट लिया, या जो भी इक्वेटिक स्पीसीज है, या हम पानी में उसको डाल दें, तो जो उसकी इक्वेटिक स्पीसीज है उसके अगर अंदर चला गया, तो फिर आदमी, फिर वहां पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी और उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ओके। और आदमी, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि उनका क्या हाल हो जाए, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि साइनाइड है तो Harmful बहुत है, कुछ हो बहुत सकता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ओके। हम कहते हैं कि मतलब जो भी कंपाउंड, जो भी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं, उनकी डिटेल में स्टडी बहुत जरूरी है। तभी आप जो भी प्रैक्टिकल करना चाहते हो जरूर करें, लेकिन ओके। उसके बारे में पहले जाने, बिना जाने कुछ ऐसा मत करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखाया जाता है, अगर उसको हम लोग अपना देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी दोनों चीजें, मतलब बहुत प्रिकॉशंस क्या हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। ओके। आपको लगता है कि जैसे जो हमारे इंडिया में लैब्स हैं उनमें सब्सटेंस वगैरह जो हमको यूज करने हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, हम्म। वो अवेलेबल है, लेकिन उनके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस जो होने चाहिए जो अब्रॉड में है, फॉरेन कंट्रीज में है, जैसे वो मास्क वगैरह सब पहनते हैं बच्चे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हम्म। अवेलेबिलिटी है इंडिया में? अभी लैक है थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा लैक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जितने भी स्कूल है, तो हमारे स्कूल के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल हार्मफुल है बच्चों के लिए, थोड़ा भी 2% 5% भी अगर मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है हार्मफुल है, तो हम तुरंत उसके लिए जो है ग्लव्स है, मास्क है, तो उन बच्चों को मैं प्रोवाइड करता हूँ कि बिना उसको आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। पता लगे आप आ जाओ और हमारी एक मिस्टेक से आपको दिक्कत हो जाए, तो फिर वो फिर हमारी बड़ी, बहुत बड़ी लापरवाही वो होगी। आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपने कहा फेक ब्लड वाला, तो अभी तक मैं अपने बच्चों को नहीं कराया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको इनहेल करने से बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को नहीं कराता हूँ। अगर मुझे कराना भी होगा अभी, तो मैं बहुत दूर से उनको कराऊंगा, कि हम ये जानते हैं, हम ये चाहते हैं कि उसके कांटेक्ट में वो ना आए। तो एक्चुअली बच्चे हैं सर, श्योर। है ना, और वो तो अपना नालायकी थोड़ी दिखाएंगी। ठीक, तो मान लो कोई बच्चा उठा के किसी के मुंह में लगा दिया, या किसी के नाक में डाल दिया,
तो फिर सर दिक्कत हो सकती है ना, हाँ, फिर वहाँ पे हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी मैं आपको किस्सा बताता हूँ, हमारे यहाँ टीचर हैं, तो क्लास 10 से प्रैक्टिकल कराने आई थी। उनको नॉलेज था, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी हैं और उन्होंने पीजीटी किया है, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे बोलना स्टार्ट कर देंगे मैम ये करा दीजिए। ओके। तो वो निकाली सोडियम का टुकड़ा और बेसिन में डाल दिया और पानी चला दिया, अब वो तो ब्लास्ट हो गया। बेसिन में ही। हाँ, बेसिन में ही। बच्चे सब तफड़ा इधर-उधर भागने लगे, तब तक हमारे प्रिंसिपल सर राउंड पे थे। वो देख लिए। अब वो फिर हमको बुलाए, बहुत कुछ हड़काए-वड़काए कि भाई तुम एचओडी हो, अगर कल को कोई खतरा हो जा रहा है तो मैं तो तुमसे पूछूंगा, हाँ, आपने ऐसे बताओ। कंपाउंड्स क्यों दे रहे हो? सोडियम है जैसे, तो हमने उसको फिर लॉक कर दिया, हमने लॉक करा दिया कि भाई अगर कोई भी चाहे किसी को भी तो पहले पूछे कौन सा प्रैक्टिकल कराना है, उसके बाद वो करे, है ना? तो अभी ये सारी चीजें जो है प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं, बिना इनके बिल्कुल ना करें कोई भी चीज। और भी कोई जैसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं ये? इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सर एक्चुअली में जो हम लोग चले आ रहे हैं प्राचीन समय से, अब मैंने प्राचीन शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो अभी बहुत लोग ये भी कहेंगे कि सर प्राचीन में केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये सब केमिस्ट्री के कंपाउंड्स जो हैं और जो चीजें हैं ये सब बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। हाँ, ऑब्वियसली एकदम तो से पैदा तो पहले नहीं आप हो गई। देखे होंगे कि गांव एरिया में अपने आप से आग लग जाती थी छप्परों में, या जंगल में आग लग जाती थी, या कहते थे यहाँ भूत का साया है या इसका साया है, तो एक्चुअली वो सब केमिकल रिएक्शन थी। ओके। जैसे कि अभी मेडिसिन है, किसी भी मेडिकल पे तुमको आराम से मिल जाएगी, लाल दवा जो भी हमने चर्चा किया था, और एक ग्लिसरीन होता है सर केमिस्ट्री का कंपाउंड, बच्चे अगर देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। ग्लिसरीन को हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, और एक्चुअली में वो 3 कार्बन की चेन में तीनों OH लगे होते हैं, ट्राइऑल है वो एक्चुअली में। तो ग्लिसरीन का लेकिन आपने नाम सुना होगा, ग्लिसरीन इस्तेमाल किया जाता है। वही जो लगाने वाला हाँ, है? वही सेम वही। अगर हम उस ग्लिसरीन को रेड मेडिसिन मतलब केमेनोफोर के अंदर अगर हम डालते हैं शॉर्ट अमाउंट में, तो अपने देखेंगे आप 10 या 20 सेकंड के बाद बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और वो तेजी से जलेगी। ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक जलेगी। तो ये सारी किस्से हो सकते हैं कि तब के जमाने में ये सब होता हो कि भाई कुछ अमाउंट कहीं से ग्लिसरीन आ गया, कहीं से पेड़ पौधों से कहीं से हो गया और बस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये सारी चीजें जो स्टार्टिंग में चल रही थी, तो वो एक्चुअली में यही था। और अभी आजकल क्या है, बहुत लोग पाखंडी, है ना? हाँ। पाखंडी वर्ड हमने इसलिए हम सभी बाबाओं को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ना ही सभी बाबाओं को मैं बोल रहा हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं लेकिन जो पाखंडी है वो है, हाँ, बाबा हो कोई भी। जो धर्म विरोधी हैं, तो वो यही करते हैं, काट दिए, कह दिए देखो हम हमारे ऊपर भगवान की आत्मा है, या जो भी XYZ है, या वो कहे कि रुको अभी अभी एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, वो 2 कंडे लेते हैं हाथ में और आपस में उसको टच करते हैं, कहते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, आसानी उसमें से आग लग जाती है। तो एक्चुअली वो कंडों के अंदर क्या है, उपले के अंदर क्या है कि वही है केमेनोफोर, एक साइड में लगा लिया, एक साइड में ग्लिसरीन लगा लिया, और जैसे कांटेक्ट में लाए उसके, बर्निंग स्टार्ट हो गई। तो गांव एरिया में अभी ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और उन पे लोग जो नहीं जानते हैं केमिकल रिएक्शन इन कंपाउंड्स के बारे में, तो वो तो मानेंगे ही कि इनके पास भगवान की शक्ति है, क्योंकि कुछ नहीं, ग्लिसरीन की बॉटल या अपना छोटा सा 10-15 रुपए का खरीद लो छोटी सी, और यही रेड मेडिसिन खरीद लो 20 रुपए का 30 रुपए का मिल जाएगा। तो ऐसे बाबा हैं, वो गाँव एरिया में चले जाते हैं, वो आग लगा के दिखा देते हैं। तो जो बताते हैं कि हाँ, साया है। हाँ, ये सब बताते हैं कि हम देखो आग लगा दिए हैं, और बिना माचिस के हम लोग आग लगा दिए हैं, है ना? तो ये सारी चीजें मतलब जो भी, वही तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि केमिस्ट्री जो है एवरीडे लाइफ से बहुत से जुड़ा हुआ है ना? तो ये सारी केमिकल रिएक्शन और अंधविश्वास, पाखंड, XYZ जो भी है, ये सब इधर से ही निकल के आता है। हाँ, श्योर श्योर। अच्छा, आप जैसे जिस तरीके से इलेबरेट कर रहे हैं चीजें, आई होप कि आप अपने प्राइम टाइम में, कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जो है बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। तो ब्राइट स्टूडेंट रहने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे? डिसएडवांटेज तो सर थे। जैसे क्या था, मेरी एक आदत थी पहले, जैसे मैं बीएससी में, चाहे मैं अभी मैं केमिस्ट्री से बियॉन्ड जा रहा हूँ, मतलब कोई भी अगर हम सब्जेक्ट की क्लास ले रहा हूँ, तो जैसे मैं टीचर पढ़ाया तो मैं तुरंत उसको कॉपी करता, मैं पढ़ता नहीं था उस चीज को। उसको मैं सोचता था कि अगर मैं इसको पढ़ाऊं तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या यही जर्नी रही सर, और फिर मन को मतलब स्टार्टिंग से ही मन था कि हम अगर हमारा टीचर पढ़ा रहा तो उससे मैं बेटर कुछ करूं ऐसा। और फिर आज तो भगवान की देन है, गुरुओं का ये तो आशीर्वाद आपने है। क्वालिटी बताई। हाँ, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली। इनफैक्ट जो फैन फॉलोइंग है आपकी, हम्म, अभी रिसेंटली आपने 1 लाख कंप्लीट की यूट्यूब पे। हाँ, हाँ, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच गौरव भैया। अब लोग जो है, जैसे डिसएडवांटेज क्या रहते हैं अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं? डिसएडवांटेज सर, किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट लाइफ से कभी मैं ओपनली पूछता हूँ हम्म, कि जो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों को डांटते हैं, नालायक बोलते हैं उनको, ऑब्वियसली हर टीचर बोलता है समझाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल आप अपने टीचर से पिटे हैं कभी? सर एक्चुअली, और बहुत ही गंदा वाला? देखो, हम लोग लो फैमिली से बिलोंग करते थे, तो स्टार्टिंग में जो हाई स्कूल हुआ है और जो इंटर हुआ है वो गांव एरिया से ही हुआ है। तो ऑब्वियसली गांव के जो टीचर होते हैं उनको पनिशमेंट से मतलब नहीं है, वो अगर थोड़ी भी आपने गलती किया है तो उनको कूट रहा है पहले। तो वो पहले से
इतना बुरा तरीके से मारते थे। कैसे आप ये बताइए कि कम से कम जो आपके स्टूडेंट है वो भी जाने कि यहाँ जो हमको पढ़ा रहे हैं वो भी कुटे हैं अपने प्राइम टाइम देखो पे। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कुटाई मारी हुई है, लेकिन ये है कि हमारे जो पेरेंट्स थे का मतलब पेरेंट्स जो हैं हाँ हाँ sure। वो टीचर से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रखते थे। तो मेरी छोटी सी भी जो गलती होती थी वो बता दी जाती थी। घर तो पे। एक दिन मैं क्या हुआ, लंच में बाहर जा रहा था। अब हम्म, हमारे टीचर थे और वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, हाई स्कूल के थे। ओके। तो मैं जैसे ही निकला, तो हम ठाकुर साहब के नाम से प्रसिद्ध है स्कूल में, तो हमको मिल गए। हमने कहा सर पानी पीने गए थे? तो कह रहे नहीं, पानी पीने तुम नहीं गए थे, मैं तुमको देख रहा था। और एक्चुअली मैं पानी पीने में नहीं गया था। तो वो उनकी एक आदत थी, वो ऐसे लचा के मुक्का मारते थे ऐसे बना के बहुत तेजी से। हाँ, चोट बहुत ज्यादा नहीं लगती, हाँ। लेकिन आवाज बहुत तेजी से होती। नहीं दर्द भी होता होगा, मैंने भी खाए हैं। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही। और उन सभी टीचरों की एक आदत भी थी। उसके बाद मेरे पिताजी, मतलब हमारा घर से हमारा स्कूल 2-3 किलोमीटर था, वहीं मार्केट थी। तो हमारे पिताजी जब जाते थे तो मिलते थे, आज ठाकुर तुम्हारे लड़का कहीं बहुत मारे हैं। अच्छा। और फिर वो जब घर में पापा पूछे आके, तो मम्मी पूछे, तो एक मतलब अलग होता था कि यार बताओ। इनको पीट लिया है, पीट लेना चाहिए था लेकिन बताना नहीं चाहिए बताना था। नहीं चाहिए था उस समय कि घर में क्या होता है, तो फिर दिक्कत होती है। तो सही बात है। यही सब किस्से सर इंटरेस्टिंग रहे। क्योंकि वहां स्कूल में भी पिट रहे हैं, फिर हम्म, बता के आप मेरी बेइज्जती करा रहे हैं, वही वो वही अलग। चीज है। और घर वाले भी सूत रहे हैं हमको, वो अलग। फिर क्या होगा, घर में कोई भी गलती अगर की जाएगी तो हाँ, उसी को लेके बोला जाएगा। उसी को लेके बोला हाँ, जाएगा, ऑब्वियसली, बिल्कुल। लेकिन ये चीजें सर बहुत सौभाग्य वालों को मिलती हैं। और अब हम लोग जो इसके ऊपर जा चुके हैं, तो अब वो चीजें नहीं रह गई हैं जीवन में, तो उनको हम लोग मिस भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। कि यार बताओ, वो जीवन अलग था और ये जीवन एक बिल्कुल अलग हो गया है टीचिंग वाला अपना। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, मतलब आपने जब ये डिसाइड अब किया मैं कि। फैमिली सपोर्ट सर, आज पॉडकास्ट में मुझे टाइम मिला है तो मैं आज बोलना चाहूंगा। हाँ श्योर श्योर। और देखो, फैमिली सपोर्ट का मतलब ये है, हर एक पेरेंट्स चाहता है, हर एक बड़ा भाई चाहता है कि हमारा छोटा भाई, हमारा बच्चा जो है हमेशा प्रोग्रेस करे। तो हम 2 भाई हैं। तो अभी पता है कि जब बड़ा वाला लड़का होता है तो वो ज्यादा प्यारा होता है, उन्हीं के बारे में सब। आप बड़े हैं घर में, छोटे नहीं, मैं छोटा हूँ। हो? मेरे दुलारे हैं आप। बड़े भैया भी जियो साइंटिस्ट हैं ओएनजीसी में। उन्हीं का जो है घर में बोलबाला चलता था। तो हुआ क्या, 2019 में हमारा कुछ फीलिंग अलग था, वो कुछ और चाह रहे थे। कि आप कुछ और परस्यू करें। हाँ, हम कुछ और पढ़ रहे थे, वो कुछ और चाह रहे थे। तो फैमिली सपोर्ट ये रहा कि घर वाले से बड़ा भाई बोला कि अब इनको ये चीज ना कराओ, ये चीज कराया जाए इनको। ऐसे क्या है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से एमएससी फिजिक्स भी हूँ, केमिस्ट्री भी हूँ। पहले मैंने फिजिक्स किया है, फिर मैंने केमिस्ट्री किया है। एमएससी। लेकिन मुझे इंटरेस्ट केमिस्ट्री में ही था। आईआईटी जैम क्वालिफाइड हूँ। लेकिन घर वाले कहे कि मतलब भाई हमारा कहा कि इनको फिजिक्स में टर्न करो, क्योंकि वो फिजिक्स से साइंटिस्ट हैं। तो वो सोचे कि इनको फिजिक्स भी पढ़ा के ऐसे कर लें। तो फिर 2019 से हमारा बनना थोड़ा सा मम्मी पापा से उतना अच्छा नहीं फिर बना। फिर मैंने कहा कि यार, रतन टाटा जी का एक क्वाड उसमें चल रहा था, तो उन्होंने, मैंने पढ़ा कि वो बोले कि नौकरी में क्या रखा है, कि मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अगर सोए तब भी पैसा है, नहीं तो वरना पूरी जिंदगी निकल जाएगी नौकरी में। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जो हम सोते हुए पैसे कमाएं। तो फिर घर वाले मना कर दिए कि भाई तुमको पैसे भी नहीं दूंगा। और इतनी अच्छी फैमिली नहीं थी तब, हालांकि अब बहुत सब कुछ सही है, लेकिन तब फिर मम्मी पापा ने मना कर दिया वहां पे। पैसे देने के लिए। हाँ। तो बड़े भाई का और सोर्स आया हुआ है। हाँ, बनाओ। और अब सब मैं बताना चाहूंगा कि ठाकुरों में थोड़ा सा खून तो उबाल सर रहता ही है। 2% तो गर्म खून रहता ही है। तो मैंने भी मना कर दिया। अच्छा, मेरी जो बड़ी दीदी है बहुत सपोर्टर है, बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी ऐसी सी बात है, कुछ 4-5 हजार रुपए मुझे दे दो, 1-2 महीने हमको काटने दो लखनऊ में। तो उन्होंने मुझे भिजवा दिया। हालांकि उनके पैसे हमने दिया नहीं है, मैंने मार दिया है। सिबलिंग्स के पैसे कभी वापस नहीं होते हाँ, भाई। उनके पैसे मार दिया था। हाँ, तो फिर उन 5,000 रुपए से मैंने टीचिंग स्टार्ट किया फिर। अब टीचिंग में स्टार्टिंग में सर मैं जब पढ़ाने गया, तो मतलब बहुत अलग लेवल का लगे कि यार कहाँ आ गए, किस दुनिया में। इन बच्चों को, 70 बच्चों की क्लास है, 4-5 बच्चे बिगड़ैल हैं, वो बोल रहे हैं, और कितनी कम एज में। मैं वही 18-19 का हूँगा, तब से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही ज्यादा हाँ, इरिटेटिंग रहता होगा। बहुत इरिटेटिंग था, हाइट भी कम थी, बड़ी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने बीएससी किया, फाइनल किया अपना। और उसके बाद फिर हमने कहा यार ऐसे तो चलेगा नहीं, पीजी भी करें। अब उस समय कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया पैसे में। हालांकि मम्मी पापा बोले कि भैया पैसा ले लो, ये है। अब फिर अपने ईगो पे बात आ हाँ, गई, ईगो मुझे पे नहीं आ गई, लेना है। सेल्फ मेल ईगो। हाँ, तो उस समय फिर लॉकडाउन भी लग अल्फा गया। मेल, अल्फा हाँ, मेल। तो थोड़ा बहुत पैसे जोड़े टीचिंग से, फिर मैं दिल्ली निकल गया। दिल्ली में पढ़ा फिर कुछ दिन। और उसके बाद फिर मैं, लॉकडाउन लग गया तो मैं फिर लखनऊ में फंस गया। फिर सर वो जो लॉकडाउन था वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ये था कि फिर मुझे लॉकडाउन में, हालांकि करना नहीं चाहिए मैं बता दूं, लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि उसमें ये लगा हुआ था कि कोई एक दूसरे से बात ना करे, लेकिन लॉकडाउन में मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चली।
फिर वहां से कोचिंग भी चलने लगी और अपना प्रिपरेशन किया और एलयू में रैंक मेरी 4 आ गई। तो फिर मैंने उधर एमएससी भी ले लिया। अब इधर हमारी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं एलयू कैंपस है तो फिर से रेगुलर तो उसमें रहता ही है, तो फिर वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर अपने पैसे से एमएससी किया, फिर मैंने पूरा बीएड भी किया, सब कुछ अपने शौक भी पूरे किए। तो फैमिली सपोर्ट कुछ यही रहा, बाकी अब सब कुछ सही है। हाँ, अब लड़का कमा रहा है तो सब सही है। हाँ, अब सब सही है सर। ये एलयू में आपने एडमिशन लिया, जैसे वहां से आपने अपने पीजी वगैरह किया, कोचिंग वगैरह जो आपने स्टार्ट करी, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते थे? ऑफलाइन तब स्टार्ट किया था और यूट्यूब की शुरुआत किए थे, एक दो वीडियो बना के डालते थे, तो देखा कि उसकी रीच अच्छी गई। अब क्या होता है, जब कोई जीवन में अचीवमेंट हो जाता है तो फिर अगर कोई लोग जाने कि ये चलो भाई मेंटोरशिप इसकी अच्छी रहेगी, गाइड करेगा, 4 रैंकर स्टूडेंट है, तो इसके इसके बताए से हम भी हमारा भी कैंपस में सिलेक्शन हो सकता है, तो इस हिसाब से वो जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई वहां से। और इधर मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था। फिर जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुआ, जैसे एमएससी कंप्लीट हुआ, हाँ 4th सेमेस्टर का मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, वो फिर मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया, मतलब स्कूल टीचिंग स्टार्ट कर दी स्कूल में। ऐसे तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा था। फिर एक दो इंटरव्यू तो अच्छे स्कूल में हुआ, हालांकि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है, तो फिर वहीं पे ही स्टार्टअप हो गया। आप सेटल हो गए? हाँ, सेटल हो गए। और बाकी अभी तो बहुत कुछ सेटल होना बाकी है। हाँ श्योर, अभी ये तो प्राइम ये टाइम है, तो अभी स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग है हुई ये। है। हाँ, श्योर। स्टार्टिंग। जैसे आप इतने बच्चे को डील करते हैं जो मिसशीव्स वगैरह, जैसे कि आपने बोला कि कुछ बच्चे, अगर मान लो 300 बच्चे हैं तो 30+ स्टूडेंट्स उसमें ऐसे हैं जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, सीरियस है। 270 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल मजे लेने आए हैं। कैसे डील करते हैं आप उनको? डील सर, अब एक्चुअली बात ये है, प्राइवेट संस्था है, तो ऐसा नहीं कि हम अब हमने कोचिंग भी चलाया आप तो। अपनी कोचिंग का बताइए, हाँ, क्योंकि स्कूल में आप उतना ज्यादा फ्रीली नहीं एक्ट कर सकते हाँ, तो अब मैं जैसे अपने कोचिंग की बात कोचिंग में कर बताऊं। सकते हैं। हाँ कोचिंग में तो मैं प्रैक्टिकल नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि वो केमिस्ट्री के केमिकल्स कंपाउंड जो है अवेलेबल नहीं थे। हालांकि अब तो बढ़िया चल रहा है, तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो मेरे बैच में लगभग 70-80 बच्चा बैठ जाता था। अब पता है आपको, 70-80 बच्चा अगर बैठेगा तो फिर लास्ट तक जाएगा भरना, और फिर कोई बिना माइक पढ़ाना आम बात नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, जब आपके पास कंटेंट है और एक वे ऑफ टीचिंग यूनिक है, तो बच्चा आपकी कोचिंग से नहीं जाएगा। नहीं तो जो बच्चा होता है, हर एक गली में 4 कोचिंग खुली हुई है और हर जगह डेमो क्लास अवेलेबल होती है। आपको पता है कि 4 दिन 5 दिन डेमो क्लासेस अवेलेबल है। तो जब आपके पास कंटेंट होगा और उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए एक अच्छी स्किल होगी, तो फिर बच्चा नहीं जाएगा। तो अब रही 70-30 वाली, जो आपने कहा कि 30 बच्चे उसमें पढ़ने वाले होते थे, देखो मेरे लिए सारे बच्चे समान होते थे, कि सबसे मैं फीस लेता था। तो अब मुझे सबको डील करना है। अब ये मुझे मालूम है कि जो 70% ब्रेन अब ये नहीं यूज कर रहा है और एक 100% चाह रहा है यूज करने के लिए, तो अब 70% वाले को हम 100 में नहीं ले जा सकते हैं सर। तो उसको फिर उसी हिसाब से डील करते थे। लास्ट में बेटा तुम 20 मिनट आज मिल के जाना, 10 मिनट तुम मिल के जाना, ताकि ये है कि बच्चा भी ना जाए मेरा कोचिंग से और उसको पूरा सेटिस्फेक्शन भी मिले। अब जो 30% वाला बच्चा था, तो उनके लिए मैं एक ग्रुप बना दिया, तो उसमें मैं क्वेश्चंस हार्ड वाले थोड़े से वो भेजते रहे। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से डीलिंग करना होता है बच्चों को, और बच्चों को डील करना एक बहुत आम बात नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली नहीं है, वो काफी सारी टेंशन्स रहती क्योंकि हैं। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो लेकिन फिर सब डील होना स्टार्ट हो गया। अब तो चलो सब डीलिंग उलिंग आ ये गई आपने है। जैसे बताया कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे 30+, हम्म। उनका आपने जैसे अलग से ग्रुप बना दिया, तो आपको नहीं लगता ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप उनके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम था उनका नॉलेज का लेवल क्या है। क्योंकि पता है सर, अगर मान लो कोई हाई स्कूल में 30% लाया, 70% लाया है, तो वो हाई उसमें 12th में 99 और 98 96 95 नहीं कर पाएगा। हालांकि एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, कुछ एक्सेप्शन श्योर। होते हैं कि भाई एक दो बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनमें स्किल दिख जाती है। कुछ बैक बेंचर्स होते हाँ, हैं जो नाम उनमें करते हैं। स्किल दिख जाती है, तो फिर उनको हम उसी कैटेगरी में ले लेते हैं कि चलो भाई ये अच्छा बच्चा है, ये बढ़िया कर रहा है, तो ये 70 से 95 बन सकता है। और हमें ये भी पता है कि एक 70 वाला इंटर में वो 50 नहीं लाने वाला है, तो उसको फिर उसी हिसाब से डील करना होता है कि अब उसको मैं 4 बार पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी खराब भी बहुत लगता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि यार बच्चे, मेरी वजह से अगर किसी बच्चे की लाइफ बन जाए तो मुझे जिंदगी भर याद रखेगा। जैसे अपने मैं गुरुओं को याद कर रहा हूँ, मेरे जो केमिस्ट्री के 2 ही गुरु रहे, 3 गुरु, एक डॉक्टर इमरान खान सर थे, यहीं आईटी कॉलेज में पढ़ाते थे, ओके। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और 12th में एक हमारे सर थे, अनिल सर, गोलमंडी सीतापुर में पढ़ाते थे, वो उनसे बहुत इंस्पायर मैं रहा हूँ। उनका जो वे ऑफ टीचिंग था और उनकी जो वर्डिंग थी, अगर उनकी अच्छी ना होती तो मैं आज, कितने दिन हो गए हैं, 2016 में मैंने इंटर कर लिया था, तो मैं सब भूल चुका होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई गुरु कोई बहुत बढ़िया कंटेंट दिया है, तो फिर बच्चा उसको पूरा जीवन कभी भूलता नहीं। और नाम लेता है तो फिर। मैं भी इसी चीज पे काम करता हूँ कि जैसे मैं अपने गुरुओं का आदर कर रहा हूँ, आज उनका उनका नाम ले रहा हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ केमिस्ट्री को लेके, तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि बच्चा लाइफ टाइम याद रखे।
तो अब उस चीज को करने के लिए तुम्हें क्या करना, पूरा का पूरा समर्पित करना पड़ेगा बच्चे को, हर एक प्रकार से उसको डील करना पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। अभी के टाइम में आप बताइएगा, जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं राजस्थान कोटा में, आपने देखे होंगे कई बच्चे सुसाइड वगैरह कर ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो करंट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, यूथ है हमारा, मेन प्रॉब्लम वो कौन सी फेस कर रहा है? इज दैट उनको स्टडी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, घर वाले ज्यादा उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, कि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, स्कूल कॉलेजेस कम है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो प्रेशर है? देखिए सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भैया मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपको मैंने अपनी स्टोरी बताया कि मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मैंने जैम क्वालिफाई किया, लेकिन घर वालों ने फोर्स कर दिया कि फिजिक्स निकालो, तो वो मेरा 2 साल उधर टर्न और हो गया, लेकिन मैं फिर अपनी वही पोजीशन पे आ गया केमिस्ट्री पे ही, और वही मैं आज पढ़ा भी रहा हूँ। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं ये डिसाइड कर लेते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है कि हमको इनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसके दिमाग में वो भरना स्टार्ट कर देते हैं। देखे होंगे कक्षा 5 से एलन वगैरह कोचिंगों में बच्चे चले जा रहे हैं, तो उनको एक वे हो गया कि हमको अब आईआईटी जेई निकालना है, नीट ही निकालना है, नहीं हमारे पेरेंट्स खुश नहीं रहेंगे, तो उनको फोर्सफुली वो चीज बनाया जा रहा है कि तुम यही पढ़ो, तुमको जो नीट बनना ही है निकालना है, तुम्हें डॉक्टर ही निकालना है, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना है। तो इसमें सबसे बड़ा यही जो है पॉइंट आता है कि अब जब बच्चा नहीं वो कर पा रहा है, उसको फोर्सफुली, अरे तुम्हारे इतने नंबर 720 में तुम्हारे 300 नंबर आए हैं, कैसे काम चलेगा, पढ़ो लिखो, ये है। अब बच्चे के अंदर जब कैपेबिलिटी नहीं है सर, हर बच्चा जैसा नहीं होता है, तो वो 300 नंबर जो अभी ला रहा है, वो 700 नंबर ला के एमबीबीएस नहीं बन पाएगा, या वो आईटी जेई नहीं निकाल पाएगा। तो अब उसके पास सारी चीजें बंद हो जाती है, अब उसके पास कोई बचा ही नहीं कुछ है, तो उसके पास फिर सुसाइड करने का चांस आ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स भी सही से बात नहीं करते हैं, ये सबसे ज्यादा होता है। हम तो ये सभी जितने भी अभिभावक हैं, आदरणीय अभिभावक हैं, जैसे मैं, हाँ पेरेंट्स हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आपका बच्चा अगर कह रहा है आईटीआई मुझे करना है, हमें 4th क्लास की नौकरी लेना है, या मुझे पॉलिटेक्निक करना है, डिप्लोमा करना है, या मैं डिफार्मा बीफार्मा जो भी करना है, आप उसको फ्री कर दो कि अगर आपको करना है, एक सजेशन दे दो, या कोई काउंसलर से मिला दो एक बार। अगर वो नहीं, उसके अंदर वो टर्न करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हमें जेई में जाना है, तो आप उसको फोर्सफुली जेई के अंदर मत भेजिए, और जो वो चाह रहा है उसको वो करने दो। नहीं तो आज तक जितने भी आप देखे होंगे, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, या जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं, अगर वो टर्न ना हुए होते तो आज उस जगह पे नहीं पहुंचते। सबसे बड़ा मेजर यही मिस्टेक हो रहा है आजकल की जनरेशन में, फिर उनको ये लगता है कि हमारी दुनिया यहीं तक थी और खत्म हो चुकी है, तो उनका फिर लास्ट ऑप्शन वही होता है कि सुसाइड करना। मेजर कंसर्न यही है कि मेजर पेरेंट्स जो है वो अपना ड्रीम बच्चों पे थोप रहे हैं, बस, जो कि नहीं करना चाहिए होना चाहिए। ऑब्वियसली। हाँ। लेकिन क्या है ना कि जैसे एक इसका साइड ये भी आता है कि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा जो है, जो मैंने स्ट्रगल किया वो उसको ना करना पड़े। शायद उनको रियलिटी पता है, जैसे 4th क्लास आपने बोला, अगर कोई बच्चा 4th क्लास की नौकरी करना चाहता है, तो शायद आपके पेरेंट्स जानते हैं कि 4th क्लास में क्या स्ट्रगल्स आपको झेलने पड़ेंगे, कैसे आपको ट्रीट किया जाएगा। हमने झेला है, पेरेंट्स ने झेला है, वो चाहते हैं शायद हमको हमारे ये बच्चे को ना झेलना पड़े। ये भी एक कंसर्न हो सकता है उनका। देखो, पेरेंट्स तो सर चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा हमसे अपग्रेड हो जाए, अगर मैं 70,000 कमा रहा हूँ तो वो कल 70 लाख कमाए, हर पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत अमीर फैमिली में भी ऐसे बच्चे होते हैं, हमने तो पढ़ाया है तो हमें सब मालूम है, पिताजी उसके एसडीएम है, और लड़के की ऐसी हालत है कि वो जाके 30,000 वाला गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं क्लियर कर पाएगा। तो उस कंडीशन में अगर वो चाहे, जो एसडीएम है, कि हम बच्चे को डीएम बना दें और उसके बाद फिर हम पीएम बना दें, तो सर ऑब्वियसली वो नहीं बन पाएगा। तो ये फिर वही जो चाहता है बच्चा, उसको उसी में जाने दो। अगर तुमको लग रहा है कि ये बच्चा हमको ये बनाना है और वो नहीं बन पाएगा, तो उसको बिजनेस करा दीजिए, या जो भी वो चाहता है वो करा दीजिए। हमें लगता है कि ये सुसाइड करने से बेटर तो यही है, कम से कम बच्चा सलामत रहेगा और अपनी फैमिली खुश रहेगी। जैसे अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा उनका आईआईटी वाले बाबा का, है ना, अभय सिंह। हाँ, अभय सिंह जी। क्या अब हर एक चीज वो डिग्री ही नहीं, उसके पास डिग्री है प्लस एजुकेशन है, दोनों चीजें। आईआईटीएन है, आईआईटीएन है, ठीक है, वो भी आईआईटी बॉम्बे से है। तो अब उसका टर्निंग पॉइंट क्या था, आज वो क्या बन गया देखो। अब पेरेंट्स उसके चाहते थे कि ये करो, घर में आओ, ये हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं चाहता था, वो दुनिया अपना उसका अलग ब्रेन था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को फोर्सफुली बच्चे को नहीं कराना चाहिए कुछ भी जो वो ना चाहता हो, तो फिर वहां पे आके फिर आगे दिक्कत हो जाएगी सर। आपकी मैंने जब प्रोफाइल चेक करी तो कंसिस्टेंटली उसमें जो है क्रिकेट की वीडियोस बहुत ज्यादा डली हुई है। आप जैसे, मुझे लगता है कि हर दिन आप खेलने जाते हैं शायद क्रिकेट वगैरह, इतना सर मैं बता दूं, मैं यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब केवल आप बैठने की फोटो खिंचा लिए। केवल अच्छा। वही है। मुझे एक्चुअली उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैच में आज तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैं मैच, ऐसा नहीं मैं इंडिया विरोधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं हूँ। अभी लोग अगर कहना स्टार्ट कर दें कि भाई आप मैच नहीं देखते हो तो इंडिया के लिए भाई अच्छा करते हैं, लेकिन मैं मैच देखता ही नहीं हूँ।
मुझे 2-3 क्रिकेटर ये मालूम है, जैसे विराट कोहली मालूम है, वो सचिन तेंदुलकर, ये 2-3 मालूम है हाँ। और मैं किसी को जानता तक नहीं हूँ अभी तक। थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन मुझे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। लेकिन अब देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, तो लाओ थोड़ा-सा देखें, वो बार-बार फोर्सफुली बुला रहे हैं कि सर प्लीज़ एक बार आइए, बैट ले लीजिए, पकड़ लीजिए, एक बार खेल लीजिए 2 बॉल। तो हुँ, फिर बच्चों का मन रखने के लिए करना होता है। हालाँकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा। मुझे इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में ही है। ये लोग झूठ है जो हाँ, वीडियोज़ वगैरह डाल रहे हैं, वो असलियत हाँ, नहीं है। वो इसलिए नहीं था। जैसे जब क्या होता है ना कि आपको एक टाइम के बाद जब किसी भी प्रोफेशन में लगातार हैं, क्योंकि टीचिंग ऐसा जॉब है कि बहुत ही लेंदी, जहाँ तक मुझे लगता है, इरिटेटिंग जॉब है, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत से लोग इसको एंजॉय भी करते होंगे, बहुत, बहुत। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो रहा मुझसे? कभी ऐसा आया लाइफ में फिर? अब मैं बताऊँ सर, देखो टीचर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट टीचर, एक होते हैं आलसी टीचर है, जो कि जो हमारे कि जमाने में हाँ, होते थे। होते थे। मैं हाँ। वही कहना था, पहले के ज़माने में से होते थे। हालाँकि सारे नहीं होते थे, लेकिन कुछ होते थे। 90% होते थे सर, मैं भी पढ़ा हूँ। जैसे वो उस पे लेटे हुए हैं और वो पंखा आता था ना हाथ वाला, हाँ, हाँ, वो अपने ऊपर कर रहा है, बस बच्चे जो भी करें। हाँ। अब इरिटेशन उनको पैदा होता है जो स्मार्ट टीचर होता है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे क्या है कि मैं 4 लेक्चर मेरा लगा हुआ है, तो स्ट्रेंथ है 60 बच्चों की। अब मैं वहाँ जाऊँ, थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ, कॉपी ओपन करा दूँ या जो भी है, तो मेरा अपना टाइम काट सकता हूँ। ओके। लेकिन ये क्वालिटी टीचर के अंदर अगर है, तो वो फिर वो टीचर नहीं है। क्योंकि अगर भाई टीचर ही ऐसा हो गया, तो फिर वो बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा? तो जैसे मैं हूँ, तो मैं जाता हूँ अपना फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ाता हूँ बच्चों को और मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास कंटेंट है, वो सारे बच्चों को मैं दे सकूँ। तो अब इसलिए जब मैं पढ़ाऊँगा, तो उसमें 4 बच्चे नहीं पढ़ेंगे, रिजल्ट उनका खराब होगा, पीटीएम में कहा जाएगा कि यार बताओ ये 3 बच्चे नहीं पढ़े हैं। जब मैं गला फाड़ के, चिल्ला के लगातार 40-45 मिनट उसको पढ़ा रहा हूँ और फिर भी वो बदतमीजी कर रहा है बीच में या कुछ इधर-उधर देख रहा है, नहीं देख रहा है, मैं कुछ ऑब्वियसली पूछ लिया तो नहीं बता पा रहा है, तो उस समय जो इरिटेशन पैदा होता है, वो उस क्रोध को पालने के लिए मुझे बहुत एनर्जी चाहिए। उस समय मैं कैसे हैंडल, कभी कोई थप्पड़ 1-2 मार देता हूँ, हालाँकि ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि भाई अब ये क्या है एडिट कर देते हैं। सीबीएसई में क्या है ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं। किसी बच्चे को आप मार नहीं सकते हो, किसी बच्चे को आप 2 शब्द नहीं कह सकते हो, वर्डिंग नहीं बोल सकते हो, ऐसा है। तो उस समय मैं मारता, अब मैं गुस्सा तो बहुत आती है। फ्रस्ट्रेट हो हाँ, हाँ, जाते फिर होंगे। कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि निकाल के उसको फेंक दें बिल्डिंग से। लेकिन मजबूरी है सर, है ना? फिर सोचता हूँ, उसके बाद सोचते हैं कि यार कि बच्चे हैं, अब इनका अब क्या पता ये क्या बन जाएँ आगे चल के, फिर हमारी हाँ? फील्डिंग लगा देगा तो ये। ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं लगातार पढ़ाया, उसके बाद ये सब किया, फिर घर जब जाता हूँ, तो मैं इतना थक जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यार किस जॉब में मैं आ चुका हूँ। लेकिन दूसरी चीज़, इसका बेनिफिट ये है कि जब भी जैसे मैं मार्केट गया, तो बच्चे मिल रहे हैं, आए, पैर छुए, मतलब एक अलग फ़ील आता है कि यार हमने कुछ किया है हाँ, जीवन वो में। प्राइड मोमेंट फील वो होता है। प्राइड मोमेंट फ़ील होता है। तो मुझे लगता है कि यार टीचर, प्राइवेट टीचर या जो भी टीचर बन के मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। देखो कल जो बच्चे को मैं डाँट रहा था, आज वही पैर छू रहा है और मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है और उस चीज़ को लेके बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। अभी आपको लगता है कि मतलब इस स्टेज तक जितना आपने स्ट्रगल किया, हुँ, जितनी भी मेहनत आपने करी, हुँ। आपको पे बैक हुआ है? ओके। फीडबैक तो हुआ है और ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अब जैसे क्या है कि कई बार क्या होता है, अभी जैसे कि मैं इसका डेवलपर ढूंढ रहा था, तो एक दो क्वेरी आती है मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे रख लीजिए, तो मैं जैसे प्रोफेशनल लोग रिप्लाई करते हैं, वैसे मैंने कर दिया कि ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। अब अभी क्या हुआ कि वो फिर बच्चा बात किया मुझसे, वो अपना पूरा डिलीवर पूरा एकदम किया कि भाई ये लीजिए, इस टाइप से मैं बनाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने उससे बात किया, तो जब बात करके सब मैंने डील पूरा कर लिया, तब वो मुझे बताता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। तो फिर हम कहते हैं सर क्या याद करिए, तो 2022 के स्टूडेंट में 2022 का स्टूडेंट था। तो फिर वो सब फील होता है कि यार हमने बहुत बढ़िया किया है। उसके बाद वो बताता है कि मेरा नाम ये है और मैं इस बैच में पढ़ता था, इस सेक्शन में था। मतलब ऑब्वियसली लगता है कि हाँ, हाँ, अगर हम कर रहे हैं, तो कम से कम इतना पे बैक तो हो रहा है हमें। हाँ, ओके। अपने हिसाब से बताइएगा कि एक टीचर में क्या बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो वो बच्चों को बेस्ट तरीके से डील कर सकता है, या बच्चों का सबसे मतलब एक होता है ना फेवरेट टीचर होता है, हम्म। तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए फेवरेट टीचर की जो बच्चों का हो सके वो? तो अब टीचर 2 प्रकार के हैं सर, वही फिर हम बता रहे हैं। एक क्या है कि जो उनसे दोस्ती कर लें, जैसे डॉक्टर होता है, अगर वो अपने मरीज़ को देखे और वो अगर रोए तो वो छोड़ दे, तब तो फिर उसको नुकसान होगा। तो डिलीवरी कुछ ऐसे करो कि बच्चा ज़्यादा सर पे भी ना चढ़े और बच्चे को इरिटेशन भी आपसे ना पैदा हो। आप कभी देखे होंगे, कोई पीटीआई की टीचर आ रहा है, हाँ। भाग पड़ते हैं बच्चे पूरे वहाँ से, है कि नहीं? नाम सुनते ही हाँ, बच्चे की रूह और काँप जाती थी। बच्चे की वो सुने कि नहीं सुने, तब भी उसको मार-मुर दिए, तो फिर बच्चा वो आपसे नफ़रत करेगा, वो आपकी कभी इज़्ज़त नहीं करेगा पूरे जीवन में। और आपको ये भी पता है जो फेवरेट टीचर हो जाते हैं, उनको पूरा जीवन तक वो याद रखता है कि इनकी वज़ह से आज मैं ये बना हूँ।
तो बच्चे को अगर डील करना है तो दोनों तरीके से डील करो, ना उसको बुरा फील हो और उसको ये भी लगे कि सर जो हमको बताए हैं वो हमारे फायदेमंद के लिए है, या हमको वो पीटे हैं। आज तक क्या है, मैं किसी बच्चे को जब भी मारा पीटा हूँ वो कभी शिकायत नहीं की आज तक, चाहे मैं उनको मुर्गा बना के चाहे मैं जितना मारूं क्लास के अंदर, शिकायत नहीं करेंगे हायर अथॉरिटीज को। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि ये टीचर हमको इसलिए मारा है, फिर उनको हमें समझाना भी पड़ता है कि तुमको हमने इसलिए मारा है। और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि भाई अगर टीचर मार दिया तुरंत हायर अथॉरिटीज में उनकी कंप्लेंट हो गई और घर से टीचर अपने पेरेंट्स को बुला लाया, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कभी मोमेंट आना चाहिए। बच्चे प्यार करेंगे तुमसे, और अगर आपने कुछ उनको सिखाया है जीवन में तो यही है कि भाई ऐसे ही रहना चाहिए एक टीचर को। ऐसे जो इंसिडेंट आपने बताया कि पेरेंट्स को बुला ले रहे हैं हाँ, या हायर अथॉरिटीज में कंप्लेंट कर दे रहे हैं, इन सब इंसिडेंट को देख के डर लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब खुद को दबाते हैं फ्रस्ट्रेशन। नहीं, डर तो नहीं लगता है। कभी कभी ये होता है ज्यादा से ज्यादा जॉब छोड़ना पड़ेगा, डर तो नहीं लगता है, लेकिन वहां पे ये तुम्हें जरूर लगना चाहिए कि इस बच्चे को हमने कहीं गलत तो नहीं डांटा है, कहीं गलत तो हमने इसकी पिटाई नहीं किया है। तो जब अंदर से ये लगा कि यार इस बच्चे को हमने डांटा इसलिए है ताकि इसका फ्यूचर समझ जाए थोड़ा सा, या इस कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो नहीं लगता है कि जाओ जिसे कहना है कहो जाके। और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, अभी भी हैं सर, वो इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने बच्चे को लेके डायरेक्ट बोल देंगे कि आपका बच्चा है, आप इसको जो करना है आप वो करिए। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, अगर एक उनके थप्पड़ मार दिए तो पूरा बखेड़ा कर देंगे, एफआईआर करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसे भी होते हैं। हालांकि ऐसे अगर पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चे को बढ़ावा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनका बच्चा कभी जीवन में सफल नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ये है कि उनको ये लग रहा कि यार बच्चे को लेके वो पहुंच रहे हैं टीचर को सुनाने या ये सारी चीजें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी किसी भी पेरेंट्स को। हाँ श्योर, करना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी जैसे बच्चा है अगर, तो कहते भी हैं उसका करियर शेप करने में, उसका फ्यूचर शेप करने में टीचर की जो है बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है। सर आप ये बताइए कि जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने ज्यादा बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, कोई बच्चा नहीं सुन रहा आपकी बात, फिर भी आप उनको जो है लगे हुए हैं कि अच्छे से उनको पढ़ा सके। तो जब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मन के अंदर रहता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं आप, तो खुद को कैसे मतलब फिर फील कराते हैं कि हाँ चलो सब अच्छा है? बेसिकली फ्री टाइम जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं फिर? खुद को सर ये फील कराने के लिए मैं बताता हूँ कि फ्री टाइम में सोचना होता है कि भाई इस बच्चे को ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं। और हमेशा टीचर को यही करना भी चाहिए कि उसका स्टूडेंट चाहे दुश्मन हो चाहे जैसा हो, हमारा जो कर्तव्य है उसको हम अच्छे से निभाएं और उसके बारे में सोचें, अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हो रहा है। और अगर फिर भी वो उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फिर बच्चे को ही छोड़ना पड़ेगा, उस पर ध्यान ना दो और अपना मूव ऑन कर जाओ। ऐसा होता है, एक दो बच्चे होते हैं उनकी थिंकिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि उनके पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। हमारे जीवन में हमेशा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसका सोल्यूशन यही है कि भाई उससे दूरी करना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा। कंफर्ट फ्री टाइम कैसे स्पेंड होता है सर का? फ्री टाइम सर, आप पता है आपको, जो यूट्यूबर होता है उसके पास फ्री टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अब मैं पढ़ा के आया हूँ, अब मैं कुछ एक ऐसा कंटेंट तैयार करूं, ऐसा शॉर्ट तैयार करूं जिससे वही रतन टाटा वाली बात आ गई कि हमें ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन मतलब सोते हुए भी पैसा मिले। तो फिर स्पेंड टाइम, तो फिर यही फ्री टाइम तो यही रहता है कि भाई रात में भी बैठे हैं तो इसका थंबनेल बना लेते हैं चलो, या इस वीडियो को मैंने शूट किया था तो इसको एडिटिंग पे लगा देते हैं, एक्सपोर्टिंग पे लगा देते हैं। तो इस टाइप से फ्री टाइम रहता है। बाकी एक टीचर होके और जो है यूट्यूबर होके कोई किसी के पास कहाँ फ्री टाइम मिल पाता है। फिर अभी प्राइम एज है तो सोच रहे हैं बन जाए तो बन जाए, हाँ हाँ बिल्कुल। यही टाइम भी है जो है मेहनत करने का। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, कि अभी जैसे आप एक स्कूल में जैसा कि बताया आपने पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपने खुद का इंस्टीट्यूशन वगैरह ओपन करने का सोचा है? फ्यूचर प्लान्स? सर इंस्टीट्यूशन तो खोलना ही खोलना है, और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा लार्ज स्केल पे खुले। ओके। अभी तो मेरा जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है वो बहुत नॉर्मल है, मैं उससे खुश नहीं हूँ अभी। बड़े स्केल लेकिन पे हाँ, चाहते मैं हैं? ये चाहता हूँ उसको बड़े स्केल पे ले जाऊं। तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट खोलने के प्रयास में हूँ, जहाँ पे ना मुझे, जैसे अभी क्या है, मैं 12th और ग्रेजुएशन के बच्चों को डील कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ जो जैसे क्लास 5th में बच्चा है, 5th से लगा के 10th तक बच्चे जो है, तो उनके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग बना सकूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लखनऊ के अंदर बहुत सारी ऐसी कोचिंगे हैं जो इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ ऐसा चाह रहा हूँ। हालांकि अभी तो सारी चीजें नहीं बता पाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन ये है कि छोटे बच्चों को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ।
अच्छा। ताकि उनको कुछ डेवलप मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो, ऐसे प्रैक्टिकल्स में इंटरेस्ट डेवलप हो। छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, उन चीजों को वो समझें और देखें, तो उनको पता चले कि केमिस्ट्री या फिजिक्स का उपयोग क्या है हमारे जीवन में, ओके। और किस प्रकार से हम उसमें इंटरेस्ट पैदा करा सकते हैं बच्चे को। तो उस प्रकार से बच्चों को मैं अटैच करना चाहता हूँ। तो अभी लगभग 1 साल लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर पहले भी हो पाएगा तो ठीक है, फिर आपको मैं जरूर बुलाऊंगा, अरे जरूर। और है ना, एज अ गेस्ट जब मैं ओपन करूंगा, बिल्कुल। आज क्योंकि आप हमारे चैनल पे गेस्ट हैं, फिर हम आपके हाँ चैनल में गेस्ट बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ। तो वो चीज है, हालांकि अभी मेरे बच्चे 1-2 देख भी रहे होंगे। अभी इससे क्या है, मैं लखनऊ के अंदर होम ट्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो हमारी जो टीम है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी बहुत वीआईपी टीम है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जो मेरी टीम है उससे बेटर कोई नहीं है। तो हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, होम ट्यूशन। अगर कोई बच्चा क्लास 5th में है, 6th में है, 7th में है, हालांकि हम तो यही करते हैं कि छोटे बच्चों को भी टच कर रहा हूँ, मतलब होम ट्यूशन में, और उनको प्रैक्टिकली नॉलेज भी देता हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि अभी मैं इतना जल्दी स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ सारी चीजें, की बहुत बड़ी टीम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो उसमें क्या है, आईआईटी जेई स्टूडेंट हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी का हो गया, 10th क्लास का हो गया, 12th का हो गया, क्योंकि हम लोग 12th के एग्जामिनर भी रह चुके हैं और हर साल जाते भी हैं, कॉपी चेकिंग में भी जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी आइडिया है कि हम बोर्ड के स्टूडेंट को कैसे डील करें। टीजीटी पीजीटी हो गया, इन सारी चीजों के अलग अलग हमने मेंटोरशिप बनाया है कि अगर मान लो आपको सीयूईटी पीजी में जाना है या सीयूईटी यूजी में जाना है, तो उस प्रकार से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या एलयू एंट्रेंस के अंदर आपको जाना है तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वो पेड है सारे ग्रुप, और उसमें से जो सिलेक्शन की रेट होती है वो 90% होती है, क्योंकि हमें ये मालूम है, क्योंकि मैं अभी बताया एलयू से पढ़ा हूँ, और मेरे भाई ने जब फिजिक्स के लिए बुलाया तो मैं बीएचयू के अंदर भी पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद उसको छोड़ के चले आए, दिल्ली में भी पढ़ा हूँ। इन चीजों एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफी बेहतर नॉलेज है कि किस प्रकार से कैसे बच्चा डील कर सकता है अपनी सिचुएशन को, क्या क्या पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन आजकल टीचर बहुत है, वो आई थिंक बेटर नहीं इतना ज्यादा है। तो मैं मेंटोरशिप से बच्चों का सिलेक्शन इस समय करा रहा हूँ अभी। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा था एंट्रेंस वर्ल्ड, ओह, कि जितना भी एंट्रेंस से रिलेटेड है क्वेरी, उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और मैं बेहतर से बेहतर, अभी मैं से एक दिल्ली का लड़का जोड़ा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि जितने भी टॉपर्स हैं उनको भी मैं चैनल के टीम से जोड़ सकूं। तो ये मेरा एक टारगेट है अभी, जिस पे आप वर्क हाँ, कर रहे जिसपे हैं। मैं वर्क कर रहा हूँ और वर्क करूंगा भी अभी बहुत ही बहुत जल्दी कुछ। आप हाँ को बहुत एक जल्दी, नया इंस्टीट्यूशन देखने को मिल सकता है। मिल सकता है, मिल सकता है, श्योर। श्योर। अभी जैसे आपने बताया कि आप, सॉरी इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ मैं थोड़ा, लास्ट क्वेश्चन मैंने बोल के 2 क्वेश्चन मेरे समझ में आए, वो मैं सर आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप कॉपीज वगैरह भी चेक करने गए बोर्ड की, तो वो जो इंसिडेंट होते हैं कि कई बोर्ड में सर पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, या आपको मम्मी की कसम है, या इसकी कसम है, या 500 की नोट लगी है उसमें, ऐसे इंसिडेंट आपने मैं इंसिडेंट से जरूर बताऊंगा कि हालांकि ये सब स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, कि बोर्ड की चीजें आपको जानकारी किसी सोशल मीडिया पे नहीं देना है, लेकिन मैं नहीं, आपको, लेकिन ऐसे तो हाँ कई लोग क्लिप बना के डालते हैं, ये हाँ, देखो 500 का नोट इसमें चिपका अरे हुआ है। वो हमें लगता है कि सर एडिटेड होता होगा, या वहां पे जब कॉपी हम लोग चेक करने जाते हैं, हम सीबीएसई का जानते हैं, बाकी यूपी बोर्ड का पता नहीं, उसमें ये सब नहीं होता है। अंदर जाके आप मोबाइल भी यूज कर सकते हैं और चीजों को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब हमारा दिमाग, मैंने पढ़ा तो वो तो चीजें तो अंदर भरी हुई है। अभी मैं इसी 2025 मतलब 2024 बोर्ड वाले जो बच्चे थे, 25 की काफी 25 में मैं काफी चेक करके आया था, मार्च में मैं गया था, यही तुम्हारे लखनऊ में ही अपने गोमती नगर में एक स्कूल था वहाँ। तो वहाँ पे सर एक कहानी बताऊँ, आप भी बताइएगा क्या उसके पीछे का रीजन हुआ होगा। एक बच्चा, जिसकी मैं केमिस्ट्री का एग्जाम हूँ, तो केमिस्ट्री काफी चेक कर रहा था, पूरा मैंने चेक किया, राइटिंग बहुत अच्छी थी, उसके नंबर आए थे 58/70। तो इसका मतलब 30 प्रैक्टिकल के मिले होंगे, तो उसके बन गए 88%। बच्चा बहुत अच्छा माना जाता है। तो लास्ट में जब उसका मैंने पैराग्राफ पढ़ा, उसने अलग से लिखा था, तो मैं आप बताइएगा उसका क्या रीजन होगा। उसने लिखा था, थैंक यू सो मच सर, और यहाँ जो इन्विजिलेटर लगे थे, मैं जब कॉपी लिख रहा था तो बार बार हमसे कह रहे थे कि लिखो लिखो लिखो, इसलिए मैंने इतना लिख दिया है, लेकिन आपको आपके पापा की कसम है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे फेल जरूर कर दीजिएगा प्लीज, फेल कर दीजिएगा। हाँ। फेल जरूर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ। अब भाई बोर्ड का कॉपी भी है, एच सब चेक करते हैं, ऊपर हायर अथॉरिटी भी चेक करता है, तो फिर अब उसको फेल तो हम कर नहीं सकते, पापा की कसम दो चाहे मम्मी की कसम दो भाई। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी, और जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो उनका अब बहुत बिल्कुल अलग टाइप का आंसर लिखा होता है। एक बच्चे ने लिखा था, पर मतलब ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है जो बच्चे ने लिखा। फेल कर देगा। हाँ, तो वो उसके, फ्रस्ट्रेट हो, पढ़ना नहीं चाहता होगा आगे। हमें लगता है उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, या तो फिर उसका कोई साथी क्लास 11th नहीं होगा, हाँ। वो साथ सोच रहा होगा कि एक साल साथी इसका नहीं, कर, वो हाँ, तो वही वही बता रहे हैं, तो वही सोच रहा होगा कि भाई 1 साल में पढ़ लूं, 11th में पहुंच जाऊंगा, या 12th में वो आ जाएगी, या जो भी आ जाएगा उसके साथ में पढ़ लूं, या तो वो सोच रहा होगा कि टीचर अगर हमें फेल कर दे
और उसको पता तो है ही कि हमने इतने नंबर का लिखा है, तो टीचर पे मैं केस कर दूं। दो ही चीजें होंगी। ऐसे क्वेश्चंस इतने इंटरेस्टिंग निकल के आते हैं सर, एकदम कभी कभी इतना इतना मतलब मतलब जीवन में कभी इतना ज्यादा नहीं हंसता हूँ जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो इतना अंदर से सुकून मिलता है। कुछ कुछ इंसिडेंट बताइए मेरे भी जो हंसी वाले जैसे एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में फेमस है, बहुत ज्यादा आता है, व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर वाटर रेदर देन वार्म वाटर। जो एक्वेटिक स्पीसीज रहती हैं वो कोल्ड वाटर में क्यों रहना पसंद करती हैं, वार्म वाटर में नहीं रहना चाहती हैं। तो बच्चे लिखते हैं एक्वेटिक स्पीसीज हैव सो मेनी हेयर्स। मतलब ऐसी कहानियां, ऐसी चीजें, मतलब जो सोच ही नहीं सकते हो, वो बच्चे ने आंसर लिखा है, तो एकदम मतलब मजा आ जाता है इसमें देख के उसको आंसर को। पूछ कुछ और रहा है उसके अंदर और लिखा कुछ और जा रहा है उसके अंदर, कहानी अलग ही चला रहा है। हाँ, उनकी कहानी अलग ही चल रही है। और लास्ट में वो किया है 15 नंबर का, 14 नंबर का, लास्ट में कह रहा कि आपको नीम करोली वाले बाबा की कसम है, या मेरा ये नंबर ले लीजिए, मुझे आप कॉल करिएगा, मैं आपको 10,000 रुपए प्रोवाइड करूंगा, या मेरे पिताजी को कैंसर था। ऐसी कहानियां, मतलब अभी मैं लगभग 3 साल से काफी चेक कर रहा हूँ, ज्यादा दिन तो अभी नहीं चेक किया हूँ, तो ऐसी कहानियां निकल के आती हैं सर, इतनी इंटरेस्टिंग, क्या ही बताएं। बहुत मजा आता है कि यार बताओ बच्चे क्या सोच रहे हैं। साल भर का फ्रस्ट्रेशन वहां हाँ, क्लियर हो जाता अभी है। एक हिंदी ला आया था, तो उसमें बच्चे से हिंदी ला पूछा गया है कि क्या है उसका नियम, तो बच्चे लिख रहे हैं इट इज वेरी नाइस ला, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री इन चैप्टर सॉल्यूशन, ये सब पूरा। तो मतलब सोचते हैं कि यार इस बच्चे को ये पूरा साल क्या पढ़ा होगा, प्राइवेट स्टूडेंट तो रहा नहीं होगा, प्राइवेट होता तो प्राइवेट कॉपी चेक करने के लिए जाती, और उसके साथ ही काफी बच्चे अच्छे लिख रहे हैं, क्या इसका क्या ब्रेन रहा होगा। तो मुझे फिर याद आती है कि ऐसे ही एक दो बच्चे हमारे भी हैं। पैसे वाला कभी इंसिडेंट हुआ कि पैसे वाला इंसिडेंट सर होता है, जैसे अब तो सीबीएसई में क्या होता है कि जब कॉपी जमा होती है, यूपी बोर्ड में अभी भी होता है लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है, तो बच्चे जब कॉपी उसके अंदर पैसा लगाते हैं तो पहले टीचर उसको झाड़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद में फिर जब वो कोडिंग के लिए लगती है तब टीचर एक बार झाड़ लेता है पूरा। तो अभी मान लो कि जो एग्जामिनर है उसके पास का पैसे पहुंचने की जो चांस परसेंटेज है वो लगभग 1% है। अब कोई बच्चा इतना होशियार होता है, एक बच्चा ऐसा था वो स्टेपलर कर देता है नोट में, तो उसको अगर आप ऐसे हिलाओगे कॉपी को तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। कुछ बच्चे च्युइंगम लगा के उसको ऐसा चिपका देते हैं कि नोट तुम निकाल नहीं पाओगे। हाँ, तो अभी जब 2023 की कॉपी जब चेक किया था, और अभी जब 2025-24 में तो नहीं निकला था एक भी पैसा, तो 25 वाले में 200 की एक नोट निकली थी, बार 500 की नोट निकली थी। तो लेकिन एक बार मैं खुद के बताना चाहूंगा कि अगर वो बच्चा 2-4 नंबर से रह रहा है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई उसको जरूर पास करो, नमक खाएंगे नमक हरामी नहीं होगी बच्चे के साथ। लेकिन अब जब बच्चा ही 3-4 नंबर ले रहा है सर, कहाँ से पास कर दिया जाएगा। तो ये रहता है कि भाई वहां पे फिर बच्चे के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है कि होता क्या है, क्योंकि पैसा आ गया। अब से सीबीएसई में क्या है, एक कॉपी जब हम लोग चेक करते हैं तो 35 रुपए मिलता है, और उसमें लगभग 20 से 25 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट कॉपी चेक करने में लगता है। तो अब अचानक से अगर 500 की नोट मिल जाएगी तो हम बंद कर दे कॉपी चेक करना, यार अब तो मिल गया 5-10 कॉपी का पैसा मुझे, है ना, ईमान डोल जाता है। हाँ, तो फिर उस केस में फिर बच्चे को करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ओके सर, अभी जैसे आप कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं, हम्म, काफी सारी आपने जो है रिसर्च वगैरह करी होगी, हम्म, तो एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए, जैसे जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन स्टडी वगैरह, हम्म, टीचिंग वगैरह जो हम्म। स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशंस टिप्स। सजेशंस में ये बोलूंगा कि अगर वो टीचर एजेड है, एजेड का मतलब है कि अगर वो 32 क्रॉस कर गया है तो वो अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई हमारी एज में है या हमारी एज में था, मतलब 22-23 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सब, तो अगर इस एज में वो यूट्यूब पे जाना चाह रहा है टीचिंग के लिए, अपने खुद चैनल बना के चाह रहा है कि हम आगे बढ़े, तो मेरी सजेशन है सर वो ना करें। ओके, क्यों? अगर वो किसी प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाह रहा है 22 साल की उम्र में, अपनी प्रिपरेशन की उम्र में, तो वो जुड़ जाए, ऑब्वियसली पढ़ा ले। लेकिन वो खुद अगर करियर बनाना चाहता है यूट्यूब में पढ़ाई से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि वो ना करे, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में चैनल बनाओ, कंटेंट खूब उस पर डालो भाई, स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं प्रोफेशनल बना दोगे तुरंत, तो चीजों को डाउन टू अर्थ स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, स्टार्टिंग से चीजें मैनेज करना पड़ेगा, पढ़ाओगे वहां पे, मोनेटाइज कब होगा, कब घंटा पहुंचेगा, तो उसमें आपका टाइम इतना जाएगा। अगर उतना समय आप अपनी स्टडी में दे देंगे तो उस समय आप गवर्नमेंट क्लियर कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर 22 साल की उम्र में आप ये सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब पे जाके अभी तुरंत पीडब्ल्यू बन जाएंगे या ईडब्ल्यू बन जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे मेरा 2 साल चला गया, मैं सो नहीं पाया हूँ रातों में, और बहुत मतलब काम किया है तब जाके आज इस उस पे पहुंचा हूँ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं, हालांकि मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था ये सब करने, टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग, अपना चैनल बनाना, अपना इंस्टीट्यूट डालना, लेकिन एक्सेप्शन है एक दो, तो उनके लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है ये चाह रहा है तो फिर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है।
अभी ये वाली सोशल मीडिया लाइफ से उसको सोशल दूर मीडिया रहना से चाहिए। थोड़ा दूर रहना चाहिए। हालांकि करे 1-2 घंटा कर सकता है, अगर वो चाहे अपना ग्रोथ देख सकता है, ओके लेकिन अगर ज्यादा वो फुली फोकस्ड है तो फिर प्रॉब्लम आएगी उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक कि आपने इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। यू भैया। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है आपने हमारे साथ शेयर करे। हम्म, आई होप सबको पसंद आएगा। आपके बच्चे तो देखेंगे देखेंगे, हमारी भी थोड़ी रीच आ जाएगी। और सर के बारे में पूरा, मतलब आप अगर जो भी जानना चाहते हैं, सर ने A to Z बताया है। नहीं मैं एक चीज तो नहीं बताया और बता तो नहीं चाह रहा हूँ। कौन सा बता अरे दीजिए। कुछ नहीं। लव लाइफ के बारे में। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सर, बता दीजिए लव लाइफ के बारे में। अब मैं क्या ही बताऊं, लेकिन ये है कि लव लाइफ को लेके ही मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने अभी ब्लॉगिंग चैनल भी बनाया इसीलिए है, क्योंकि आगे चल के भाई जो फैमिली में जा रहा है, पहुंच रहा है, तो उसके लिए ब्लॉगिंग चैनल भी होना चाहिए। तो लव लाइफ लेके अभी बहुत कुछ सोचा है, अभी तो नहीं कुछ सोचा है इन द सेंस, सोचा भाभी का जी मतलब है है हमारी। बहुत जल्दी आपको मैं बता रहा हूँ गौरव भैया। आप मेरे बड़े भाई हैं और लगभग मुझे 1.5 साल का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा शादी के शादी अरे भाई। तो लगभग 1 से 1.5 साल अभी और रुका हूँ। हालांकि मेरे बच्चे भी कमेंट करेंगे नीचे, मेरे जितने भी बच्चे हैं, कभी भी तो बच्चे हैं यार, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही सर। तो बच्चे पूछते हैं कि सर शादी हुई कि नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो मैं उनको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि मेरी शादी 2019 में ही हो चुकी है। तो बच्चे उसको एंजॉय भी करते हैं, तो या कुछ बच्चे ये भी जान जाते हैं कि हाँ सर की हो गई होगी। हालांकि बच्चे यही यही कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे मेरे 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, तो अभी ये लेके है गौरव भैया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ नई चीजें हमने सीखा आपसे। और पॉडकास्ट मेरा ये जीवन का पहला था और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। सर और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हमको आपने इस प्लेटफॉर्म पे जो है बुलाया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच भैया। बिल्कुल बिल्कुल भाई। बस मेरा एक वो, ये फिर से वही वाला जो आपने बताया लव लाइफ वाला, ऑलमोस्ट 6 साल पुराना आपका रिलेशन है। अरे रिलेशन सर नहीं बताया, मैंने ये कहा कि मैं बता देता हूँ नहीं बच्चों नहीं, को। 2019 में शादी हो गई है, क्या मतलब है इसका? इतना मुझे भी समझ आ रहा है ठीक है, सर। तो मैं बच्चों को भी बता देता हूँ कि भाई उन्हीं से मेरी शादी हो गई है। हाँ, तो इतना से रहस्य है। तो ये अभी रहस्य रहने दीजिए, अभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और बहुत जल्दी ये तो फिर जीवन का एक अहम हिस्सा ही है, सबको निभाना ही पड़ेगा, सबको करना ही पड़ेगा। इससे भाई कोई दूर नहीं जा पाएगा। हम लोग कमाते किस लिए हैं? इसीलिए कि अपना लाइफ स्टाइल सेट हो जाएगी थोड़ी। तो मैं ये सोचा हूँ जब मेरी शादी होगी और मेरी जो भी वाइफ होंगी उसे उनके हाँ, साथ डिसाइडेड है हाँ, सर, आप घुमा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो थोड़ा ब्लॉगिंग में आए। इस एज में भाई थोड़ा ब्लॉगिंग में आना भी चाहिए। और टीचिंग का तो रहेगा ही, टीचिंग के लिए मैं ऐसे ही लड़की शादी करूंगा जो बायो पढ़ा ले, क्योंकि मैं तो मैथ बैकग्राउंड से हूँ, PCM वाला हूँ। तो मुझे अब बी चाहिए, PCB वाला चाहिए, जिससे हमारे चैनल पे भी ग्रोथ रहे। तो ऐसी कोई ठीक है सर। ये भाई की जो है भाभी जी से इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको एक्सेप्ट करिएगा। एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। ये मैंने थाल भी मंगा दी है। अच्छा, दोनों कंपाउंड मंगा दिए हैं। हाँ, ये दोनों कंपाउंड है, आप देख सकते हैं। आप ये हमको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए सर। देखिए गौरव भैया कि आप ये लाइव एक्सपेरिमेंट देखना तो चाहते हैं और इसको पॉडकास्ट में करना सही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो कभी भी ये करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, बहुत एक्सप्लोरिंग भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट काफी प्रोड्यूस होगी। तो पहले आप ये बोल दीजिएगा कि कोई भी व्यूअर ऐसे मत करे, करे तो भी उसकी उसकी पढ़ाई करके करे, क्योंकि ये एट योर होम। हाँ, तो चलिए आपका जो ये माइक है मैं इधर साइड कर देता हूँ। तो ये आप रेडी मेडिसिन मंगा दिए हैं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसका आपको कलर बताना है बस। कलर वैसे तो मुझे ये ब्लैक दिख रहा है, हाँ, आपको भी शायद ब्लैक ही दिख रहा होगा। तो भैया कैमरामैन आपको कैसा दिख रहा है? ये ब्लैक। ब्लैक दिख रहा है। तो एक्चुअली में सर इसका कलर पर्पल है। ठीक है, जब इसको निकालेंगे हम लोग पानी में डालेंगे तो ये आपको पर्पल कलर आएगा नजर। और ये आपने मार्केट से ग्लिसरीन मंगा ही दिया है, जो कि इसकी कितनी 130 रुपए का मिला होगा, है ना? हाँ। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जो ये थाली है, इसके अंदर तो हम लोग नहीं करते हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब घर में चीज अवेलेबल है तो उसी से हम लोग करते हैं। लेकिन ये हमें पता है कि ये थाली दोबारा रीयूज तो नहीं होगी। और भाभी जी या माता जी जो भी है, अभी ऐसा पानी में चिपक रही है। आप ना खुद ही सोच लीजिएगा, बाद में न कहना कि सर हमारी ये थाली खराब करके चले गए हैं। नहीं ऐसा ठीक, कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये केमिकल रिएक्शन होती है। ये केमेनोफोर है और ये ग्लिसरीन हमने बताया था प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, यानी CH2 तीनों पे हम अगर OH लगाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल या प्रोपेन ट्राइऑल। और ये केमेनोफोर है भैया।
ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये थोड़ा माइक का लीजिए जो अच्छा, आवाज हाँ आता हाँ रहे। हाँ हाँ, चलो अभी करते हैं। ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग है। अब इसकी हमें इसके साथ रिएक्शन करना है, तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट यहाँ पे इवॉल्व होता है, ओके पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, MnO2 का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपने भी पढ़ा होगा क्लास 10 के पहले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, बाहर की तरफ निकलती है। बस आप भाई इतना तक करिए, अगर थाल बर्बाद हो नहीं मैं झेल लूंगा, लेकिन स्टूडियो में कुछ हुआ स्टूडियो में कुछ नहीं मैं होगा। कर पाऊँ। थोड़ा सा ये है कि स्टूडियो में धुआं धुआं सब छा जाएगा, हम लोगों को दिखेगा भी नहीं। और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा ठीक है, कि चश्मा आप उठा लीजिएगा सर, उठा के आप लगा लीजिएगा। तो आप उठा लीजिए। आप नहीं लगाएंगे? हाँ, मैं नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ ना सर, मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से रहना है। मान लो आप गलती से देखना स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो है मतलब ना? बंद रखें आंखें? हाँ, तो नहीं बंद रख के देखेंगे आप कैसे? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो वहां से, लेकिन ज्यादा इनहेल मत करना। तो ये पोटेशियम इतना अगर मैं ग्लिसरीन में मिला दूं तो यकीन मानो आप 2 दिन स्टूडियो में बैठ नहीं पाओगे, पॉडकास्ट किसी के साथ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही स्केल में कर रहा हूँ, जिससे आपके व्यूवर्स देखें और उनको एक इंटरेस्ट पैदा हो, और आप भी देखना चाहते हैं लाइव इस चीज को। तो इसमें हम ले रहे हैं इस थाली के अंदर इतने अमाउंट में, बस ज्यादा नहीं ले रहे हैं। जो आपने भाई इतना ही लेना कि कोई हाँ, हार्म ना हो। कोई हार्म नहीं होगा, बस थोड़ा सा धुआं होगा। और इसको मैं इधर रख दे रहा हूँ, हाँ, और इसको आप यूज भी मत करिएगा। तो ये ग्लिसरीन है। ओके अब जब इसके अंदर हमने भी रिएक्शन आपको बता ही दिया है कि हाईली एक्सोथर्मिक होगी, तो ये देखो ग्लिसरीन का माइक अमाउंट वगैरह थोड़ा, हटा हाँ दोगे? वो हटा देंगे, हाँ। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बहुत कम अमाउंट में ग्लिसरीन भी लिया है। ओके इसको भी मैं इधर रख रहा हूँ। ये हालांकि दोनों आग पानी के अगर पास में पड़ गए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसको अलग रखो भाई। हाँ। चलिए, तो अब देखिएगा इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। आप डरो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि कितना क्या रिएक्शन का एक्सप्लोजन होगा इतने कंपाउंड में। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो खाली व्यूअर्स के लिए था। इस अमाउंट को मैं इसमें मिला दे रहा हूँ, और आप थोड़ा सा बस वेट करिएगा भैया। आपको अभी एक यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। बस आप थोड़ा सा वेट करिएगा, लगभग 10 से 15 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ना एसी चल रही है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो गया बंद है। कर दें एसी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लाइट्स वगैरह तब भी कुछ चल नहीं जाएगा, आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। बस यही था कि ये ज्यादा थोड़ा सा वैसा हो गया, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है, 10 से 15 सेकंड लगेंगे। और उसके बाद अभी खुद आप ऑब्जर्वेशन करोगे इसकी। आप बिल्कुल करीब से दिखाइएगा इस एक्सपेरिमेंट को, और बस आप थोड़ा सा वेट करिएगा। मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपने मार्केट से इसको मंगवाया है, तो फिर करने का तो फर्ज बनता ही है। बस यहाँ पे एसी की वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये होगा, 100% होगा। बंद कर देते हैं एसी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आता है तो और जल्दी से होता है। देखो यहाँ पे आप जरा Start. कैचअप करना, डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। बस आपको इसको अच्छे से कैप्चर करना है। और चाहो तो वो दरवाजा, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लोज नहीं होगा, आराम से देखो। इन्हें नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से देखिएगा। लाइव एक्सपेरिमेंट भैया, डरिएगा मत आप। ये देखो धुआं धुआं भैया क्या आज स्टूडियो में हो रहा है। ये कैंपिंग के दौरान, अरे कोई दिक्कत नहीं, कैंपिंग के दौरान भी इस फ्लेम को जरा कैप्चर करिएगा अच्छे से। कैंपिंग के दौरान में भी अगर आप जंगल गए हैं घूमने, तो आप ये 2 चीजें ले जा सकते हो, और वहां आग जला सकते हो बहुत आसानी से। ये थाल तो नहीं जलेगी? थाल नहीं जलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसे कर दूं, क्योंकि हीट हो सकता है ट्रांसफर हो जाए थोड़ी सी। ये रही एक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट।